ठीक है, फ्यूचर पीसीएस में आज हम लोग 27 सितंबर की करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। जो न्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है और लोग बोल रहे हैं दिसंबर में चला जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो अक्टूबर तक ये पूरी सीरीज़ चलेगी और सब एग्ज़ाम ही धीरे धीरे पोस्टपोन ही हो रहा है। जितना अधीनस्थ के पास एग्ज़ाम थे वो भी अब अक्टूबर के बाद नवंबर में ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली का करंट कवर करते रहिए। कब तक खींचेगा करंट इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। थाईलैंड जो है ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश हो गया है। ठीक है, तो वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने इस विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो हम लोग को इसमें ध्यान इतना देना है कि कौन कौन से और स्टेट हैं। थाईलैंड है, इससे पहले ताइवान और नेपाल ने दिया है किसको, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। इसके लिए विधेयक लाया गया वहाँ पे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये CMSATH मतलब ये 7 है। तो CM 7 योजना जो है वो त्रिपुरा में चलाई गई है। त्रिपुरा में चलाई गई है। इसका उद्देश्य वही है जो अभी हम लोग दिल्ली में एक न्यूज़ देख रहे थे, उसका नाम था अभिशक्ति। अभिशक्ति किस लिए था, अगर कोई रिकॉल कर पाए तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मतलब जो पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनको विशेष सहायता देने के लिए, उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना है। किसके लिए है, तो एक लाइन में कहें तो मेधावी छात्रों के लिए। ठीक है, मेधावी छात्रों के लिए ये योजना त्रिपुरा सरकार ने चलाई है। इसी तरह की योजना दिल्ली सरकार ने भी अभिशक्ति नाम से चलाई। ठीक है, केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने, तो पहले समझते हैं ये नियुक्ति को कौन ये करता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने महत्वपूर्ण न्यायिक पद भरने के लिए तथा न्यायपालिका के सुचारू संचालन के लिए 8 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ठीक है, अभी जब एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें जिला अदालतों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें चर्चा कर रहे थे हम लोग, मोदी गए थे और फिर वहाँ पे एक नया फ्लैग मिला सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, संविधान के ऊपर ऐसे झंडा सा बना हुआ था। ठीक है, तो उस समय भी यही चर्चा हो रही थी कि कैसे ये चीज़ें मतलब फॉर्म में वापस लाई जाएं। ठीक है, आप लोग समझते हैं पहले उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कैसे न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, तो ये कॉलेजियम से होते हैं। ठीक, कॉलेजियम से होते हैं और इसके लिए 1+4 का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के लिए ये होता है। जब हाई कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं तो इसमें कॉलेजियम में राज्यपाल भी जुड़ता है। ठीक है, राज्यपाल जुड़ते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसमें इसका हिस्सा होते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त होता है तो केवल राज्यपाल ही रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है। ठीक है, तो इसमें एक जो बाहरी कंटेंडर है वो राज्यपाल है। ठीक, तो कुल 8 जगहों पे ये नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर जानना चाहे वो 8 जगहें कौन कौन सी हैं तो हम लोग इसको देखते हैं। नाम तो याद रखना मुश्किल है सबका, लेकिन फिर भी जगहों को देख सकते हैं। कोई अगर स्पेशल केस है तो वहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कोई महिला कहीं नियुक्त हुई हो। तो ये है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल के लिए, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मेघालय और एक बचा हमारे, एक और कोई मिसिंग है, मद्रास है इसमें। इतने जगहों पे नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। सबका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आप ध्यान रख सकते हैं। एक अगर ध्यान रखना चाहे तो जम्मू कश्मीर में ये कौन नियुक्त हुआ है, तो इनका नाम है ताशी रबस्तान। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का ही एक उच्च न्यायालय उसमें नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये साइंस टेक की न्यूज़ है। इसमें क्या है, DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलके, तो IIT इन्वॉल्व होता है तो चीज़ें खबर में आ जाती हैं और पूछी भी जाती हैं। तो DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर एक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ठीक है, तो कौन विकसित किया है और
इसका नाम है ABHED, जिसको हम लोग कहेंगे अभेद। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी जैकेट। ठीक है, या डिवाइस कह लें, जो कहना है। ठीक है, और ये बनते किससे हैं? तो ये पॉलीमर से बनते हैं। ये स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है। ठीक है, तो बोरान कार्बाइड सिरेमिक एक तत्व होता है, उसके पॉलीमर से ये चीज़ें बनती हैं। तो अभेद इसका नाम याद रखना है। DRDO और IIT दिल्ली दोनों ने मिल के इसको बनाया, ये चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीधे ही पूछ सकता है। दूसरी चीज़ ये पूछ सकता है कि ये स्वदेशी है कि क्या है। ठीक, चलते हैं। अभी विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। ठीक है, तो इस तरह के जो दिवस हैं वो हैं उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कहीं अगर ऐसे 4 दिवस बना के दे ही दिया तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसको IMO कहते हैं, इसने ये दिवस को सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान देना है इसमें। अब चलते हैं अगली न्यूज़। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब ऋण को मंजूरी दी। IMF काम क्या करता है? तो ये विश्व में वित्तीय, ये चीज़ें पूछा हुआ है। वर्ल्ड बैंक और इसके काम में थोड़ा सा अंतर है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वो ऋण प्रदान करता है अवसंरचना के क्षेत्र में, किसी को विकास सहायता देनी हो, जबकि IMF जो है वो वित्तीय संतुलन इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कोई भी देश इतना रसातल में न चला जाए कि उसका फर्क विश्व व्यवस्था पे पड़ने लगे, और उसको पुनर्वास, वित्तीय पुनर्वास के लिए थोड़ी सी सहायता वो देने के लिए IMF वहाँ पे स्टैंड करता है। लेकिन उसको अपनी उस देश को कुछ नीतियाँ जो है अपनी सुधारनी पड़ती हैं, उसके बारे में भी सुझाव देता है जो मानना पड़ता है। तो IMF को $7 अरब का ऋण मंजूरी अभी दिया गया है। ठीक है, और ये इसकी अवधि बहुत छोटी सी है। तो छोटे ऋण जो होते हैं वो अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज़रूरत ही इतनी है, तो ये 37 माह के लिए दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अभी क्या हुआ है, जितने भी भारत की विकास दर जो है सभी वैश्विक संगठनों ने बढ़ा दी है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो ये मूडीज़ हैं जिसने 7.1 कर दी है, और दूसरा ADB है, ADB ने 7.2 कर दी है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने 7 की विकास दर भारत की निश्चित की थी। तो जब इतने बड़े संस्थान 7 कर देते हैं तो ये कुछ उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं, उससे घटाएंगे नहीं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक देखें अगर तो इसका मुख्यालय है मनीला। ठीक है, मनीला है, और ये केवल एशियाई देशों को ऋण नहीं देता है बल्कि एशिया प्रशांत के सभी क्षेत्रों को ऋण देता है। इसके कुल 68 सदस्य हैं ADB के। ठीक है, ADB के बारे में लोग देख रहे हैं, और 1966 में इसकी स्थापना हुई है। ये चीज़ें याद नहीं रह जाती, लेकिन कुछ चीज़ें याद रह सकती हैं, जैसे मनीला और इसने क्या कहा है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी एक S&P जिसने हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसने कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और प्रभावी विकास दर 6.8 या 6.8 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जो डसाल्ट एविएशन है, उसने अपनी नई सैन्य MRO सहायक कंपनी के साथ भारत में अपना विस्तार करने का प्रयास किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नोएडा रहेगा। ठीक है, और ये 100% डसाल्ट एविएशन की ही वो रहेगी, कंपनी रहेगी। ठीक, ये कंपनी जो है ये रक्षा के क्षेत्र में निर्माण का काम करती है, और अगर आप लोग ध्यान दें तो ये राफेल जो है ये इसी ने बनाया है। तो इससे एक और चीज़ पता चल जाती है कि ये फ्रांस की है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। भारत में आके कोई चीज़ बनाना, जैसे एयरबस ने अभी गुजरात में किया। ठीक है, तो भारत में निर्माण करने से रोजगार, यहाँ निवेश तो होता ही है, साथ में उस तकनीक का स्वदेशीकरण के भी रास्ते खुलते हैं। ठीक है, चलते अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि बहुत ही जरूरी है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, जिसको वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भी कहते हैं, इसकी 2024 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसमें भारत को कुल 58वें स्थान पे रखा गया, 58 प्लेस पे भारत है। ठीक है, अगर 2023 वाले की बात करें तो उसमें भारत 56 पे था। ठीक है, तो 2 स्थान नीचे हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं, 2 स्थान नीचे हुआ है।
आईएमडी इसको जारी करता है, ठीक है। आईएमडी अगर इसको फुल फॉर्म इसका देखें तो ये मैनेजिंग इंस्टीट्यूट है एक, ठीक है। ये केवल यही नहीं जारी करता है बल्कि एक और रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस। ये रिपोर्ट भी पूछी जाती है, ठीक है। अब 24 वाली वो नहीं आई है, लेकिन 23 वाले में भारत जो है 49वें स्थान पे इसमें था, ठीक है। भारत 49वें पे, अमेरिका पहले पे था। और इसमें भारत 56 था, अब 58 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये बदलाव नकारात्मक रूप से है। और अगर कोई रिपोर्ट ध्यान देनी हो तो एक जनरेटिव एआई रिपोर्ट आई है जो अगस्त में ही आई है, ठीक है। तो देखते हैं उसको भी, क्योंकि नई रिपोर्ट अगर कोई आती है तो अगर पूछ लिया तो आइडिया उसके बारे में एकदम नहीं रहता कि भारत उसमें है कहाँ, ठीक है। इसका नाम था वैश्विक जनरेटिव एआई रिपोर्ट, अगस्त में आई थी ये। इसको वीपो ने जारी किया है, ठीक है। इसका पूरा नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। विश्व इंटेलेक्चुअल मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको किया था और इसमें भारत की रैंक थी 5वीं, ठीक है। तो एकदम ही आइडिया नहीं है, 5वीं रैंक थी और पहले नंबर पे इस पर चाइना था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा इसी के साथ। तो प्रतिभा रैंकिंग, जनरेटिव और ये डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, अगर ये रिपोर्ट अपडेट होगी, मान लीजिए अपडेट हो जाती है, होगी क्योंकि ये पिछले बार बहुत लेट आई थी, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहले भी देखे थे ये वाली चीज़ कि अभी जो कैग है ना, तो पहले जान लेते हैं कैग इस समय है कौन। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र जीसी मुर्मू, ठीक है। अभी ये बहुत सारे और संगठनों, यूएन के लिए और आईएलओ के लिए भी ये कैग का काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ भी लेखा के लिए इनको नियुक्त किया गया है जो कमेटी है, ठीक है। तो इन्होंने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन, जिसका नाम हम लोग दिए हैं ASOSAI, इसकी अध्यक्षता भारतीय कैग ने संभाल ली है, ठीक है। भारतीय कैग इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है और इसका अभी वो हुआ था उद्घाटन, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू भी गई थी, ठीक है। हो कहाँ रहा है ये, तो ये नई दिल्ली में हो रहा था, तो ध्यान रख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि ये इसका अभी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। किसने उद्घाटन किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी 27 सितंबर की करंट अफेयर्स की न्यूज़। तो जब लगातार होती है न्यूज़ तो न्यूज़ कम ही रहती हैं, तो उम्मीद करिए कि दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम हम लोग के नवंबर दिसंबर तक लगेंगे। तब तक लगातार करंट अफेयर से जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।